गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने व्यवस्थापिका के संगठन के विषय में जानने का प्रयास किया था, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर के विषय में परिचर्चा किया था और उसमें हमने आपको यूनिकैमरल लेजिस्लेचर के विषय में जानकारी दी थी। आज हम लोग बाईकैमरल सिस्टम के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि इसके क्या गुण एवं दोष हैं और विद्वानों ने इस संदर्भ में अपने क्या विचार दिए हैं। सबसे पहले बाईकैमरल सिस्टम अर्थात द्विसदनीय व्यवस्थापिका के गुणों की चर्चा, मेरिट्स की चर्चा हम लोग करेंगे। इसमें इसका पहला गुण यह है कि इसमें सुविचारित व्यवस्थापन की व्यवस्था देखने को मिलती है। विद्वानों ने कहा है कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका का पहला गुण यह है कि इसमें एक सदनीय व्यवस्थापिका के समान कोई भी कानून शीघ्रता से पारित नहीं किया जाता है, अर्थात कोई भी कानून निर्माण अविचारपूर्ण ढंग से नहीं किया जाता है और इसमें कानून निर्माण के पहले सदस्यों के बीच सदन में भारी विचार विनिमय किया जाता है। सदन में बहुमत प्राप्त दल अपनी मनमर्जी से कोई भी कानून पास नहीं कर सकती है जब तक दूसरा सदन उसे अपनी सहमति न दे दे। कहने का सीधा अर्थ यह है कि कोई भी कानून पारित होने के पहले द्विसदनात्मक व्यवस्था में सुविचारित व्यवस्थापन के आधार पर समस्त कानूनों को पारित किया जाता है। लेकिन ने स्पष्ट रूप से कहा कि नियंत्रक, संशोधक एवं बाधक प्रभाव के लिए द्वितीय सदन की आवश्यकता ने प्रायः एक सर्वमान्य सिद्धांत का स्थान ले लिया है। यह लेखी साहब ने बताया, जबकि ब्लंसली कहता है कि दो आंखों की अपेक्षा चार आंखें सदा अच्छी होती है, विशेषकर तब जब किसी विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करने की आवश्यकता हो। तो ये इसका पहला गुण था। इसके दूसरे गुण के संदर्भ में विद्वानों ने कहा कि सदस्यों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने का काम द्विसदनीय व्यवस्थापिका में होती है, अर्थात द्वितीय सदन का एक अन्य महत्वपूर्ण गुण यह है कि इसमें सदस्यों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाया जा सकता है। राज्य प्रभुता को व्यक्ति को घमंडी, महत्वाकांक्षी तथा स्वेच्छाचारी बना देता है और अपने निर्वाचन के पश्चात स्वभावतः अग्रसर होने लगता है और ऐसे ऐसे कानून का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है जिससे जनता का अहित होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी दशा में द्वितीय सदन
पहले सदन द्वारा पारित कानून पर अंकुश लगाने का काम करती है और उसे उस सदन में उस विधेयक को पारित ही नहीं होने देती है। अर्थात उसमें आवश्यकता अनुसार दूसरा सदन संशोधन का प्रस्ताव ला सकती है या अन्य बाधाओं से उस विधेयक को पारित होने से रोक सकती है। इसके अतिरिक्त दूसरे सदन की उपस्थिति ही पहले सदन को इस बात के लिए सचेत रखती है कि वह केवल ऐसे कानून को पारित करे जो जनहित पर आधारित हो और कानून जो लाया गया है पारित होने के लिए वह दूसरे सदन में भी आसानी से स्वीकार किया जा सके। इसकी तीसरे गुण के विषय में विद्वानों ने कहा कि इसमें व्यापक एवं उचित जनप्रतिनिधित्व देखने को मिलती है। व्यवस्थापिका की द्विसदनीय व्यवस्था का एक अन्य लाभ यह होता है कि इसके कारण जनता का प्रतिनिधित्व उत्तम होता है। लोकतंत्र की पद्धति में निर्वाचन द्वारा व्यवस्थापिका का निर्माण होने के कारण अधिकतर उन्हीं लोगों को स्थान मिल पाता है जो किसी शक्तिशाली दल से संबंधित होते हैं। चूंकि दूसरे सदन में ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें विशेष वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं विद्या, ज्ञान, अनुभव के दृष्टि से वे योग्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुरक्षित कर पाते हैं। इस तरह व्यवस्थापिका प्रतिनिधित्व की दृष्टि से उत्तम समझी जाती है। इसके चौथे गुण के विषय में विद्वानों ने कहा कि यह संघीय राज्यों के लिए अनुकूल होती है। जो फेडरल स्टेट है उसके लिए यह अनुकूल व्यवस्था मानी जाती है। विद्वानों ने कहा कि संघात्मक राज्यों के लिए तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था पूर्णतः उपयुक्त है ही, क्योंकि इस व्यवस्था में समष्टि रूप में संघ की जनता का प्रतिनिधित्व संसद के पहले सदन में होता है, तो वहीं राज्यों का प्रतिनिधित्व दूसरे सदन में देखने को मिलता है। पहले सदन में संघ की संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, जो राष्ट्रीय चेतना की रक्षा करती है। तो वही दूसरी ओर दूसरे सदन में राज्यों के प्रतिनिधित्व से स्थानीय स्वायत्तता एवं स्थानीय जनता की स्वतंत्रता की रक्षा भी हो पाती है। इस प्रकार द्विसदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था द्वारा संघ में राष्ट्रीयता तथा स्थानीय स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता दोनों का सुंदर समन्वय स्थापित हो जाता है। अंत में इसके पांचवें गुण के संदर्भ में राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों ने कहा कि दोनों सदनों के बीच कार्यों का विभाजन सुनिश्चित हो पाता है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था का
एक अन्य लाभ यह है कि उसमें व्यवस्थापन संबंधी कार्यों का विभाजन संभव हो सकता है। आज के वर्तमान लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था में व्यवस्थापिका के कार्य विभिन्न प्रकार के तथा अत्यधिक होने के चलते बिना विशेष प्रयत्नों के उसे संपादित करना अत्यंत दुष्कर प्रक्रिया बन गई है। इस स्थिति में दूसरा सदन इस बढ़े हुए कार्य में अपना हाथ बटाकर कार्यों का बोझ हल्का करने का प्रयास करती है। तो ये ऊपर में तमाम इसके गुण हैं जिसके विषय में विद्वानों ने परिचर्चा करने का प्रयास किया है। इसके दोष या डिमेरिट्स के विषय में भी विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं, जिसका विश्लेषण निम्न रूपों में देखा जा सकता है। सबसे पहली आलोचकों ने यह किया कि द्वितीय सदन का अस्तित्व अनावश्यक है। आलोचकों ने कहा कि दूसरे सदन का अस्तित्व ही अनावश्यक है, क्योंकि उससे व्यवस्थापिका के आकार में अनावश्यक रूप से वृद्धि हो जाती है। लोकतंत्र में आवाज एक होनी चाहिए, किंतु द्वितीय सदन के सदस्य राष्ट्रीय हितों से संबंधित नीतियों के निर्माण में ज़्यादातर बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार उनका अस्तित्व अनावश्यक जान पड़ता है। इसकी दूसरी आलोचना करते हुए आलोचकों ने कहा कि सुविचारित व्यवस्थापन एक सदनीय व्यवस्थापिका में भी संभव हो सकता है। अर्थात आलोचक कहते हैं कि कोई भी कानून बनाने के पूर्व एक सदनीय व्यवस्थापिका में भी विधेयकों पर पूर्ण रूप से विचार विनिमय किया जाता है। प्रत्येक विधेयक की 3 वाचन होते हैं तथा आवश्यकता अनुसार विधेयकों को विशिष्ट समितियों को देने उन्हें लोकमत के लिए प्रसारित करने की भी व्यवस्था विद्यमान रहती है। इस तरफ इस बात का समर्थन प्रोफेसर लॉस्की ने भी किया और अपनी किताब उन्होंने जो लिखा था ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, पेज नंबर 330 में प्रोफेसर लॉस्की ने स्पष्ट रूप से कहा कि legislation does not suddenly find its way to the statute book. Almost every where it is enacted becomes a law as a result of the long process of discussion and debates, analysis, so that the importance of the second chamber as existing check on the hasty legislation is greatly lessened by the modern condition of politics. लॉस्की साहब
के इस विचार का अर्थ यह है कि उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में व्यवस्थापन या कायक कानून की पुस्तक में नहीं आ जाता है। कानून की पुस्तक वह अचानक नहीं आता है। प्रायः प्रत्येक विधेयक विचार तथा विश्लेषण की लंबी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। अतः जल्दीबाजी के व्यवस्थापन को रोकने की दृष्टि से दूसरे सदन का महत्व राजनीति की वास्तविक और वर्तमान दशा में अत्यंत कम हो गया है। लॉसिक साहब ने इस बात को स्वीकार किया कि सेकेंड चैम्बर के होने से ही चेंजेज आता है, ऐसी बात नहीं है। इसकी तीसरी आलोचना करते हुए पुनः आलोचकों ने कहा कि दल प्रणाली के कारण दूसरे सदन में इकाइयों का प्रतिनिधित्व अवास्तविक जान पड़ता है। आलोचक कहते हैं कि व्यवहार में दूसरा सदन तथा अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व नहीं देता है। व्यवहार में दूसरा सदन अल्पसंख्यकों तथा अन्य लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम नहीं करता है, अपितु वहां भी जब तक नामजदगी का प्रयोग न किया जाए तब तक यह संभव नहीं हो पाता है। और प्रायः उन्हीं राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व हो पाता है जो पहले सदन में। इस तरह इस दृष्टि से भी यह द्विसदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था अनावश्यक जान पड़ती है। अंत में इसकी आलोचना करते हुए विद्वानों ने बताया कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका अनावश्यक रूप से व्यवसाध्य है। अर्थात आलोचकों ने व्यय की दृष्टि से भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका का विरोध किया है। उनका कहना है कि चूंकि व्यवस्थापन का कार्य एक सदन द्वारा भी संपन्न किया जा सकता है, तब इस परिस्थिति में दूसरे सदन का अस्तित्व बनाए रखने का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए, क्योंकि यह जनता के ऊपर अनावश्यक रूप से व्ययसाध्य प्रतीत होता है। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जहां एक और द्विसदनीय व्यवस्थापिका के गुणों का व्याख्यान कुछ विद्वानों ने करने का प्रयास किया, वहीं इसकी आलोचना भी उसी अनुपात में की गई है। किंतु आज के लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था में प्रायः विश्व के तमाम जितने भी देश, बड़े देश हैं, वहाँ द्विसदनीय व्यवस्थापिका कायम है और इससे लोकतंत्र की शक्ति को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।